तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे अनुचुंबकत्व का लेंजविन सिद्धांत, ठीक है? जी, यानी कि लेंजविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब इसमें क्या होना है कि सबसे पहले अगर हम लोग ये मान लें कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के अगर प्रति एकांक आयतन पे अगर हम लोग परमाणुओं की संख्या n माने, तो उस जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग प्रत्येक परमाणु का एक स्थायी चुंबकत्व रहेगा, चुंबकत्व आघूर्ण रहेगा जो कि हम लोग m से ले सकते हैं, ठीक? यदि किसी परमाणुईय चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष, है ना? चुंबकीय क्षेत्र बी दिशा की कोण से बी की दिशा से थीटा कोण बनाएगी अगर, है ना? तो हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है, वो हम लोग लेंगे U इक्वल टू माइनस mb कॉस थीटा, ठीक? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक? अब इस जगह पे क्या है कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम के अनुसार क्या हो जाता है कि परमताप T पर बाह्य क्षेत्र से अगर हम लोग बाह्य क्षेत्र B की दिशा से अगर कोई कोण थीटा बन रहा है, किसके द्वारा? चुंबकीय द्विध्रुव के द्वारा। तो चुंबकीय द्विध्रुव के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? हम लोग उसको लिखते हैं E का पावर माइनस U बाई kT से, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम लोग U का वैल्यू अगर इस जगह पे हम लोग पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? E का पावर माइनस, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा mb cos थीटा डिवाइडेड बाई kT से, ठीक है? अब अगर हम लोग ये देखें कि अगर बाह्य क्षेत्र की दिशा से थीटा से एक थीटा एंगल बना रहे हैं और उसको हम लोग एक स्लाइटली चेंज करें, हल्का सा उसमें अगर हम लोग परिवर्तन लाए थीटा में, तो वो थीटा से कहाँ तक चेंज होगा? थीटा से चेंज होगा थीटा प्लस डी थीटा, है ना? क्योंकि ये एकदम ज़्यादा स्मॉल चेंज है। और इस जगह पे क्या होगा? परमाणुईय चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या अगर हम लोग लेना चाहें, तो इस जगह पे क्या हो गया? Dn, Dn में भी मतलब कि नंबर ऑफ परमाणु चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या में भी एक स्लाइटली चेंज आएगा, जो कि हम लोग dn से लिख सकते हैं। dn इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए ई एम बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई के टी इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू, ठीक? अब यहाँ पे क्या है? ए जो है क्या? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और यहाँ पे जो डी एन का वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ रहेगा? यहाँ पे प्रायिकता जो रहेगी नंबर ऑफ चुंबकीय द्विध्रुव की प्रायिकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रहेगी एम बी कॉस थीटा बाई के टी के, जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ए, ठीक? और अनुक्रमानुपाती नियतांक है ए। और इस जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? अगर कोण जो है थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच में चेंज हो रहा है, तो ये जो डी डब्ल्यू है ये किसको बताएगा? सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल को यानी कि आपका अंतरित घन कोण, ठीक है? ये रहेगा अंतरित घन कोण को बताएगा, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब अगर मैं सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करना चाहूँ तो डी डब्ल्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू इक्वल टू ये एंगल थीटा से लेके थीटा से लेकर के थीटा प्लस डी डी थीटा के बीच के वलयाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका दूरी, और दूरी को अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें किससे? आर से, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? अब ये कैसे आ रहा है? ये देखो, है ना? अगर हमारे पास में सॉलिड एंगल निकालना चाहेंगे और यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग? वलयाकार बना रहे हैं, तो पहला हिस्सा क्या आ जाएगा आपका? ये इस तरीके से, और दूसरा हिस्सा ये डी थीटा वाला है। सेकंड जो लाइन खींच रहा हूँ ये डी थीटा को शो कर रहा है, ठीक? जहाँ पे हमारे पास में क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है बी, ठीक है, बाहर की ओर। और हमारे पास में जो ये एंगल बन रहा है छोटा सा, ये है क्या? डी थीटा। और ये एंगल जो है ये वाला, ये है आपका थीटा, ठीक? ये डिस्टेंस हो जाएगा कौन सा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर, ठीक? तो अब हमारे पास में थीटा प्लस डी थीटा के बीच में घन कोण मिल गया, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल कौन सा है? ये डी डब्ल्यू पूरा, ठीक है? इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो हमारे पास में एंगल मिल रहा है वो उसका सॉलिड एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में? इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा, हमको क्या निकालना है? एरिया। अब एरिया कैसे निकलेगा? ये जो सरकमफेरेंस है
है ना? इसका हम लोग को एरिया निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? हमारे पास में सबसे पहले फ़ॉर्मूला आता है 2 पाई r किसके लिए? सरकमफेरेंस के लिए यानी कि परिधि के लिए, ठीक? लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है? एक एंगल थीटा, थीटा एंगल पे बन रहा है ना वो, ठीक है? ये जो पट्टी बन रहा है ये एक थीटा एंगल पे बन रहा है, थीटा और साथ में क्या हो रहा है? उस थीटा के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का भी जो इसके बीच का भी जो गैप होगा उसको भी हमको लिखना पड़ेगा और वो कैसे लिखाएगा? आर डी थीटा से, तो ये हो गया। उसके बाद में ये डिवाइडेड बाय क्या है? आर स्क्वायर, ठीक? तो यहाँ पे भी ऊपर में आर है और ये आर है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास में डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना बचेगा? पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक? इसको इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग 3, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा अगर हमको पदार्थ में यानी कि चुंबकीय पदार्थ में प्रति इकाई आयतन में परमाणु की संख्या निकालनी होगी, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? वो भी कौन-से समीकरण से? इस समीकरण से, है ना? यहाँ पर से अगर उस छोटे से एरिया पे हमको क्या निकालना है? परमाणुओं की संख्या निकालनी है, यानी कि द्विध्रुवों की संख्या निकालनी है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? अगर हम लोग थीटा को 0 मान लें और मतलब थीटा को 0 से कहाँ तक का चेंज ले लें? पाई तक, है ना? अब हमारे पास में क्या वैल्यू है? एक वैल्यू है dn इक्वल टू a e का पावर m b cos थीटा बाई kt इंटू डी डब्ल्यू। अब हमको डी डब्ल्यू का वैल्यू जस्ट पीछे मिल चुका है, तो उस डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे रखने पर हमको डी एन का वैल्यू क्या मिलेगा? डी एन इक्वल टू ए ई का पावर एम बी कॉस थीटा बाई के टी। अब डी डब्ल्यू का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास में डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिए हम लोग, ठीक। अब हम लोग क्या करना चाहेंगे? जो n की वैल्यू निकालना चाहेंगे और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग उसको समाकलन करेंगे तो। समाकलन कहाँ से करना है? 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब 0 से लेके पाई तक समाकलन करेंगे तो इस वैल्यू को लिखो, नंबर इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पूरा। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? n का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 5 में या फिर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक वैल्यू जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ए आई थी, इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n डिवाइडेड बाई, ये आ गया। इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 6। हम लोग a का वैल्यू रखेंगे समीकरण कौन-सा? 4 पे। अब देखो, यहाँ पे क्या है? ये इक्वेशन नंबर 7 है। यहाँ ऊपर में भी 2 पाई साइन थीटा है, यहाँ नीचे में भी साइन थीटा है, लेकिन ये कैंसल नहीं होगा क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन है यानी कि समाकलन है और एक ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है? तो ये आपस में कैंसल नहीं होगा, ठीक? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक m जो रहेगी वो क्या हो जाएगा? m cos थीटा होता है ना? तो m cos थीटा होगा, तो इस क्षेत्र की दिशा में अगर हमारे पास में थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच में अगर हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? m cos थीटा और साथ में हो जाएगा dn, ठीक है? ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक? अब अगर पदार्थ जो है प्रति इकाई आयतन में कुल चुंबकीय आघूर्ण अगर हम लोग निकालना चाहें या चुंबकन तीव्रता निकालना चाहें, तो वो हमको क्या मिलेगा? I इक्वल टू 0 से पाई m cos थीटा इंटू dn। अब देखो dn का वैल्यू हमारे पास में यहाँ है इक्वेशन नंबर 7 से, dn का वैल्यू यहाँ पे निकाल के इस पे रख दो। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा हमारे पास में? तो इस इक्वेशन में हमारे पास में क्या मिल रहा है? mb बाई kT का टर्म मिल रहा है e के पावर में और यहाँ पे भी e के पावर में mb बाई kT का टर्म मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे mb बाई kT इसका वैल्यू अगर स्मॉल a से लिख दूं और हम लोग क्या कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैं x ले लूं, तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैं x लूंगा और इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, है ना? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हमको क्या मिल के देगा? ये हमको ले देगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या? डी एक्स, है ना? ठीक है। अब इस वैल्यूज को हमको किस में पुट करना है? आई पे, आई वाली इक्वेशन पे, जस्ट जो पहले निकाले थे आई का वैल्यू हम लोग। तो आई की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो कैसे लिखा आएगा? आई का वैल्यू एन वहां पे क्या था? स्मॉल एन। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में जो यहाँ पे जो लिमिट थी, पहले लिमिट क्या थी? 0 से लेके पाई तक थी और अगर अब मैं थीटा का वैल्यू को
0 रख दूँ तो कॉस का वैल्यू आता है 1, है ना? और पाई से अगर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई रख दूँ तो वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमको मिल जाएगी -1, तो लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 से लेके -1 तक, ठीक है? और अंदर का जो इक्वेशन है, वो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? अब उस इक्वेशन को कैसे चेंज होगा मैं बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पास में अगर जैसे कि mb/kt इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख दिए हैं a, है ना? a का वैल्यू इसको हम लोग a मान लिए हैं और cos थीटा का वैल्यू क्या ले लिए हैं x, तो यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा e का पावर ax, है ना? ठीक है? और यहाँ पे क्या है sin थीटा d थीटा, है ना? sin थीटा d थीटा है, तो यहाँ पे 2 पाई और ये 2 पाई यहाँ पे आप लोग आराम से कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है? 2 पाई से 2 पाई कैंसल हो जाएगा, m बाहर निकल जाएगा, n भी बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे cos थीटा, इस cos थीटा का वैल्यू हमको क्या रखना है x रखना है। इस cos थीटा का वैल्यू x हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा e का पावर ax हो जाएगा और ये 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई कैंसल हो जाएगा, sin थीटा d थीटा। sin थीटा और d थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो, sin थीटा d थीटा का वैल्यू है dx, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा पूरा। अब इसके बाद में हम लोग इसको सिंपल तरीके से लिखें, अरेंज करके लिखें तो ये लिखा जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन हमको क्या मिलेगा ऊपर भी और नीचे भी। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा x e का पावर ax डिवाइडेड बाई a माइनस e का पावर ax डिवाइडेड बाई a, ठीक है? a का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक? अब यहाँ पे लिमिट -1 से लेके +1 चला जाएगा और उसके बाद में नीचे वाले टर्म को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा e का पावर ax डिवाइडेड बाई a लिमिट 1 से 1 -1 से 1, ठीक है? अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में i का वैल्यू आ जाएगा nm, ठीक? अब यहाँ पे सीधा-सीधा क्या करना है x की वैल्यू एक बार 1 एक बार -1 हम लोग लिखते चले जाएँगे, ठीक है? तो हमको क्या मिल जाएगा टोटल इक्वेशन यहाँ पे i का वैल्यू है n इंटू m e का पावर, देखो अब ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा e का पावर a प्लस e का पावर माइनस a, ठीक? डिवाइडेड बाई e का पावर a माइनस e का पावर माइनस a डिवाइडेड बाई सॉरी -1 अपॉन a, ठीक है? ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं e का पावर a प्लस e का पावर माइनस a और e का पावर a माइनस e का पावर माइनस a, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कॉट हाइपरबोलिक h से, है ना? तो ये एन एम ये हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक a, इसको हम लोग लेंजेविन्स फंक्शन भी बोलते हैं, है ना? लेंजेविन फलन कहलाता है ये, ठीक है? जहाँ पे जिसको हम लोग ये इसको हम लोग LA से शो करते हैं। LA का ग्राफ निकलता है A के साथ में, ठीक है? तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। वाई एक्सिस पे ले लो LA और एक्स एक्सिस पे ले लो A, ठीक है? तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक? ये सैचुरेशन पॉइंट वाले हिस्सा आ जाएँगे और ये करीब आपका 1 के आसपास अगर लेकर के चलें 1.0 के आसपास में ये इस तरीके से आ जाएगा आपको, है ना? तो अगर हम लोग इस जगह पे क्या करें, अगर देखो चित्र से क्या दिख रहा है यानी कि ग्राफ से क्या दिख रहा है कि अगर हमारे पास में जो A का वैल्यू है, A का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं mb/kt, अगर mb/kt का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखो A का वैल्यू जो होता है वो लिखाएगा mb/kt। A का वैल्यू कब ज़्यादा होगा? अगर t का वैल्यू बहुत कम हो तब हमारे पास में A का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो काफ़ी प्रबल रहेगी, है ना? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा मिलेगी हमको, ठीक है? अगर A का वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, ठीक? तब उस केस में हमारे पास में क्या मिलता है, हम लोग क्या लेते हैं LA इक्वल टू लिखते हैं कॉट हाइपरबोलिक A माइनस 1 अपॉन A, इसको हम लोग लगभग-लगभग 1 के बराबर ले लेते हैं, है ना? ये लगभग-लगभग 1 के पास पहुँच जाता है। ये जो सैचुरेशन पॉइंट वाला या फिर ये जो हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है हमको ये 1.0 को दिखा रहा है ना? तो ये 1.0 के पास पहुँच रहा है, ठीक है? यानी कि वैल्यू 1 के पास। और अगर वैल्यू 1 यानी कि इस जगह पे हमारे पास में इंटेंसिटी क्या मिल रही है? सबसे ज़्यादा अधिक मिल रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा अधिक मिल रहा है, ठीक है? तो इस केस में हमारे पास में जो I है वो कहाँ पहुँचेगा? I 0 पे एक संतृप्त चुंबकीय अवस्था पे पहुँच जाएगा, ठीक?
और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया पहला कंडीशन जहाँ पे t का वैल्यू बहुत कम है, यानी कि a का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और b का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और अगर a का वैल्यू कम है, सेकंड कंडीशन पे, अगर a का वैल्यू हमको क्या मिलता है mb/kt, है ना? इसका वैल्यू अगर हमको कम मिलते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे t का वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, है ना? तो अगर t का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब हमारे पास में e का जो पावर a है ना? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके हम लोग आगे सीरीज़ में बढ़ जाएँगे। सेम इसी प्रकार e का पावर माइनस a से 1 माइनस a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से इसका सीरीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब इस सीरीज़ को हमको किस में रखना है? इस सीरीज़ को रखना है हमको किस में? लैंजमीन्स फ़ंक्शन में। अब लैंजमीन्स फ़ंक्शन हमारे पास में क्या है? कॉट हाइपरबोलिक a माइनस 1 अपॉन a, ठीक है? ये क्या है हमारे पास में? लैंजमीन फ़ंक्शन है ये, LA से शो करते हैं जिसको हम लोग। अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? ये पहले हम लोग लिख चुके हैं जब सॉल्व किए थे इसके पहले इंटेंसिटी I के लिए, e का पावर a, e का पावर माइनस a, फिर यहाँ पे e का पावर a माइनस e का पावर माइनस a, माइनस 1 अपॉन a, ठीक है? अब e का पावर a का वैल्यू ये है और e का पावर माइनस a का वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इस जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है? तो इस जगह पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? अब यहाँ से देखो ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा आपस में, a और a कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 कैंसल हो जाएगा, a और a जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और रह गया था, जैसे कि हम लोग इसमें एक और इक्वेशन लिखेंगे a3 बाई क्या हो जाएगा a3/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे a का पावर 3/3 फैक्टोरियल, ठीक है? अब इसको लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है तो a का टर्म इससे कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है? सिर्फ a का टर्म एक ही मिल रहा है। हायर टर्म देखोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस माइनस साइन की वजह से तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो हमको इसको बचाना है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस साइन है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक? तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास में क्या इक्वेशन मिलेगा, हम लोग को इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन a। 3 फैक्टर को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 6, है ना? और यहाँ पे क्या है, a का जो वैल्यू है बहुत छोटा वैल्यू मिलता है हमको हमेशा, है ना? तो बहुत छोटा वैल्यू मिलता है जिसकी वजह से अगर हम लोग a का हायर टर्म को अगर नेगलेक्ट करें, a का पावर 4, a का पावर 5 इनको अगर हम लोग नेगलेक्ट कर दें, है ना? तो यहाँ पास में क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करने पर हमको 6 मिल जाएगा, ठीक है? अब माइनस 1 अपॉन a, और अगर इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग और आगे, तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इस टर्म को कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ, है ना? अगर इस टर्म को ऊपर ले जाएँ तो हमको मिलेगा 1 प्लस a का पावर 3/6 का पावर पावर माइनस 1, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से इस जगह से a को कॉमन निकाल दें, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मिल जाता है हमको, है ना? a का स्क्वायर मिल जाएगा हमको। a का स्क्वायर जैसे ही मिला तो हमारे पास में ये मिला टोटल वैल्यू। यहाँ से 1 अपॉन a ये जो लिखा हुआ है ना? 1 अपॉन a को रखने पर 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही आता है ना? तो 1 प्लस a स्क्वायर बाय 6 ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, ठीक? अब 1 माइनस क्यों हो जाएगा? 1 माइनस इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सीरीज में तो ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना? यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन a, ठीक? इसको हम लोग और किसके अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ये लगभग-लगभग किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से 1 अपॉन a कॉमन निकाल लेने पर 1 अपॉन a हम लोग कॉमन निकाल लिए तो ये बन जाएगा हमारे पास में इक्वेशन 1 प्लस a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 6 के बराबर मान लेंगे हम लोग इसको, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में इसको हमको लिखना है 1 अपॉन a, 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा a स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 अपॉन a। अब इसको पूरा को सॉल्व करो। इस पूरे को सॉल्व करने पे हमको मिलेगा a डिवाइडेड बाय 3, टोटल को सॉल्व करने पर, ठीक है? अब अगर हम लोग टोटल इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या-क्या वैल्यू, LA यानी कि कॉट हाइपरबोलिक a माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू मिल रहा है a/3 इक्वल टू mb/kt, है ना? यानी और यहाँ पे 3, ठीक है? तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटेंसिटी की इक्वेशन के साथ में लिखूँ,
यानी कि आई इक्वल टू हमारे पास आया है I0 कॉट हाइपरबोलिक A माइनस 1 अपॉन A। इसके साथ में अगर मैं इसको लिखूँ, है ना? तो इसके साथ लिखने पे हमको क्या मिलेगा? अब I0 का वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? I0 का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग लिख के चलें स्मॉल n इंटू m, तो ये हो जाएगा mv बाई 3kT। इस तरीके से I का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में n m स्क्वायर b बाई 3kT। तो ये इसका इंटेंसिटी आ गया, ठीक है? अब लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि B इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच के। बी होता है म्यू इंटू एच के, तो हमारे पास में आई का जो वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा क्या? ठीक। हमको ये भी पता है कि इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, है ना? तो इस एच के इक्वल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम लोग और आगे क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है? तो पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये साई, तो अगर इसको हम लोग लिखें अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए, हमारे पास में ये मिलता है क्या? पाई अपॉन एच। आई का वैल्यू हमारे पास में ये दे रखा है, तो इसको वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास में वैल्यू जाई का, ठीक है? यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति का, जिसको हम लोग और कैसे लिखते हैं? सी बाई टी, जहाँ पे सी क्या है? क्यूरी नियतांक, है ना? जिसको हम बोलते हैं क्यूरी नियतांक, और जिसका वैल्यू क्या है हमारे पास में? एन एम स्क्वायर म्यू डिवाइडेड बाई 3k, है ना? ये आ गया, ठीक है? ये एक क्यूरी नियतांक है। तो इस इक्वेशन में हमको ये दिख रहा है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, वो हमको क्या दिख रहा है? टेम्परेचर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परम ताप के विकर्णानुपाती होती बोलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, पदार्थ के परम ताप के विकर्णानुपाती होती है, ठीक? तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।